तो भैया मिड वीक में एक ही रात में रियल मैड्रिड ला लीगा के टॉप ऑफ द टेबल पे पहुंच चुकी है और बार्सिलोना पे एक पॉइंट पीछे है। काराबाओ कप की बात करें तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल और न्यूकासल यूनाइटेड एक तरफ और सिटी और ब्राइटन को बाहर का रास्ता। तो कायदे से चीज़ें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग 3-4 मैचेस की बात करने वाले हैं और सबसे पहले उस मैच की बात करते हैं जो कि सबसे पहले हुआ था। सीक्वेंस में आए, क्रोनोलॉजी को समझें आप। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करते हैं और मिड वीक में आप कह सकते हो कि तूफान से आने के पहले का ये थोड़ा सा ठंडा मैच था, लास पाल्मास का मैच था, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, इस मैच पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो इसका एसेंस था वो इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो रियल मैड्रिड ने शिट शो दिया था उस चीज़ को कंपेंसेट करना था और वही चीज़ यहाँ पर कार्लो ने करी जिसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया था डार्बी में, यानी कि जोसेलू और चुआमेनी को वापस लिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया था कि भाई अगर बेलिंगम को बाहर बिठाया गया है तो क्या यहाँ पर फॉर्मेशन का चेंज होने वाला है? क्या यहाँ पर ब्राहिम दियाज जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसको राइट विंग पे खिला के जोसेलू को स्ट्राइकर और रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि इसी गेम में हम विनीसियस को भी इंट्रोड्यूस करने वाले थे, यानी कि हमारे पास वो सारी प्रोफाइल अवेलेबल थी जो कि 4-3-3 खिलाने के लिए परफेक्ट थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एंसेलोटी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया अपने एक्शन से कि 4-4-2 डायमंड इज द वे टू गो। अब देखो यहाँ पर मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बल्कि एक तरीके से मैं उसको अप्रिशिएट ही करूंगा कि ही हैज अ सिस्टम, ही हैज अ प्लान ए। ठीक है, नहीं चल रहा, बहुत मेजोरिटी ऑफ द चीजों में चल ही नहीं रहा, अभी सिस्टम अभी क्लिक नहीं करा है, लेकिन मेरे को लगता है कि उसका इस चीज पे कॉन्फिडेंस देना और अगर वो रिजल्ट ग्राइंड कर रहा है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्कोर लाइन वॉज 2-0, हाफ टाइम पे बहुत पिस्ड ऑफ थे। ब्राहिम दियाज ने हाफ टाइम के एंड पे जाके गोल मारा, लेकिन हमने तब तक ऑलरेडी 19 शॉट मार दिए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो सवाल है वो इस चीज का आना चाहिए कि आपके जो पर्सनल हैं, यानी कि आपके जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी यहाँ पर शार्पनेस की कमी है, क्योंकि सिस्टम तो बनाया ऐसा गया है कि आप अब यहाँ पर खेल पा रहे हो। देखो यहाँ पर आपको बात करनी है दो प्लेयर्स की। सबसे पहले आपको यहाँ पर जोसेलू की बात करनी है और बात करनी है आपको रॉड्रिगो की। अब देखो जोसेलू के पास इस गेम में चांसेस बहुत ज्यादा आए थे और उसने उस चांसेस को मैं कहूँगा कि फ्रंट फुट पे लेके लिए भी, लेकिन बात वही है कि वो उस चीज को स्कोर अभी भी नहीं कर पा रहा है। जो उसने जो गोल स्कोर किया है वो हेडर था और परफेक्ट हेडर था, मतलब वो तो कोई एंटिसिपेट ही नहीं कर सकता कि उसने वो वहां से हेडर मार दिया। और उस चीज के लिए मैं यहाँ पर रॉड्रिगो को भी यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूंगा कि उसने भी एक काफी अनप्रेडिक्टेबल सा क्रॉस जो कि पिन पॉइंट परफेक्ट था, क्योंकि वो एंगल ही ऐसा था। लेकिन इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों ने बढ़िया चांस लिया एंड स्टिल दे मिस्ड इट। अब आप कह सकते हो कि लास पाल्मास का डिफेंस काफी सही है, आई थिंक सेकंड या थर्ड बेस्ट है, लेकिन फिर उनका ऑफेंस पे आपको पता है कि ऑफेंस उनका यही है, जिन्होंने अभी तक 6 गेम्स में 2 ही गोल स्कोर किए हैं, तो वो रियल मैड्रिड पे आके कैसे स्कोर कर सकते हैं? अगर कर देते तो एम्बैरेसमेंट वाली बात हो जाती। तो आपको पता है कि आपको प्लेंटी ऑफ द बॉल मिलती है, लेकिन खैर यहाँ पर पोजीशन भी 50-50% ही रहा है और आपको यहाँ पर अंधे चांस मिलते जो कि लिए भी रियल मैड्रिड ने। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि यहाँ पर जोसेलू कितने गोल स्कोर करने वाला है, और अगर फैक्ट की बात बताऊं तो उसके सारे ही गोल सेंटियागो पे आए हैं, यानी कि अवे फ्रॉम होम में क्या रिकॉर्ड रहने वाला है, क्या हिसाब रहने वाला है, ये अभी भी नहीं पता। हाँ, एक चीज हमको कंफर्म हो गई कि यहाँ पर पोग्बा आया था सेंटियागो बर्नाब्यू में, कभी ना कभी तो आया था, क्योंकि इंजरीज ऐसा हो रहा है और ये इंजरीज अब दयनीय है, दर्दनाक। निंदा भी बहुत छोटा वर्ड है अब इसके लिए। सबसे पहले तो आलाबा इंजर्ड हो गया और आपको समझना पड़ेगा नए सीजन के स्टार्ट होने के बाद आलाबा ने ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड के सारे 90 मिनट्स खेले हैं, बल्कि उसने यहाँ पर ऑस्ट्रिया के साथ भी, आई थिंक एक स्वीडन के साथ मैच था और एक और मैच था, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर उसने 90 के 90 मिनट खेले हैं। ऐसे में भाई जो थिक एंड फास्ट गेम्स आ रहे हैं उनमें पिस गया वो, और अभी तक ये नहीं पता कि किस एक्सटेंट तक है। लेकिन अगर इतनी ही बेशर्मी और इतनी ही निंदा कम नहीं थी तो यहाँ पर रूडिगर भी अब इंजर्ड हो चुका है। और ऐसे में हमारे आने वाले जो 3 मैचेस हैं वो गिरोना के अगेंस्ट है, जो कि अगेन लीग लीडर्स बने हुए थे, और उसके बाद हमारा नेपोली के साथ मैच है जिसमें ओसिमन हाथ नहीं मिलाएगा हमसे, और उसके बाद हमारा मैच है यहाँ पर ओसासुना के अगेंस्ट, जो कि अगेन आपको हर्ट कर सकती है। सारे मैचेस मैं कह रहा हूँ ना फाइनल की तरह ग्राइंड कर रहे हैं हम इस चीज़ को। तो देखना पड़ेगा भाई आगे आने वाले टाइम में कैसे न्यूज़ मिलती है, और होप सो भाई रूडिगर तो शायद से बना सकता है, लेकिन आलाबा का मुश्किल लग रहा है नेक्स्ट गेम, और बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं ठोकेंगे बहुत गंदे वाले। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी चेल्सी की बात कर लेते हैं यार, क्योंकि उसके देखो चेल्सी ने ना ही सिर्फ हराया बल्कि चेल्सी ने ब्राइटन को हराया। तो चेल्सी ने 2 बड़ी चीज़ करी, एक तो बड़ी टीम को हरा दिया और एक वो मैच जीत गए, और दोनों ही बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी। लेकिन चेल्सी का मैंने जो गेम देखा,
आप कह सकते हो कि चेल्सी अपने उसी चीज़ पे थी, मतलब वही अपना वही अपना शार्प लैक ऑफ शार्पनेस कह सकते हो, लैक ऑफ एफिशिएंसी कह सकते हो, लैक ऑफ क्लियर विजन कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि कोहेजन नहीं था। अभी भी आप में कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस वाली चीज़ नहीं है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी टीम के सारे प्लेयर्स एक बैंडविड्थ पे, एक लैंडस्केप पे नहीं खेल रहे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, और इसमें आई थिंक ब्राइटन ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी भी मारी है, कि चेल्सी इस गेम में मेरे को ज़्यादा मैच्योर लगी है। ज़्यादा यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इमेच्योर या फिर गलती वगैरह नहीं हो रही थी। हाँ, सैंचेज ने गलती कर दी थी जिस पर डेफिनेटली यहाँ पर आई थिंक जाओ पेड्रो ने एक शुरुआत के गेम के शुरुआती मोमेंट्स में एक चांस मिस किया था, और फिर एक लास्ट में, मतलब बिल्कुल ही लास्ट में जब 1-2 मिनट बच रहे थे तब उसने एक चांस मिला था, उसने वॉली मारी थी। भाई वो तो अगर वो मार देता ना, देखो ब्राइटन की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्राइटन ने अपने आप को हेल्प इसलिए करी क्योंकि अगेन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चांसेस नहीं लिए उन्होंने, चाहे हम अंसू फाटी की बात करें, चाहे मैं बाकी प्लेयर्स की बात करें, चांसेस बिल्कुल भी नहीं लिए उन्होंने। अगेन ब्राइटन अपने डिफॉल्ट मोड पे ही थी, मैन टू मैन प्रेसिंग चल रहा था, एग्रेसिव कर रहा था, प्ले आउट फ्रॉम द बैक है, फटती तो है ही नहीं उनकी, और चेल्सी का प्रेस भी आप कह सकते हो कि इतना कुछ खास इफेक्टिव था नहीं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि चेल्सी क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट थी, बहुत स्टबन थी और बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, इसलिए ब्राइटन पे चांसेस थिक एंड फास्ट नहीं आ रहे थे। ऊपर से उनका लैक ऑफ एफिशिएंसी और ये जो स्ट्राइकर वाला वो था ना, फॉक्स इन द बॉक्स वाला कोई रोल निभा ही नहीं रहा था, तो वो भी दिक्कत तो दे ही रहा था। अच्छा, अगर अब से यहाँ पर आने वाले मैचेस में कोल पाल्मर नहीं दिखा तो मेरे को तो ये लग रहा है कि आप पोचेटिनो के पुतले या फिर पोचेटिनो की नुन्नी दोनों जलाने के पूरे हकदार हो। लेकिन मेरे को यहाँ पर लगता है कि कोल पाल्मर के पास जो टेक्निकल क्वालिटी है और उसके पास जो IQ है, ऑफकोर्स वो पेप के सिस्टम से आया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही कोल पाल्मर का गेम अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिसिप्लिन है। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को और अच्छी लगी जो कि था मिडफील्ड का। आई थिंक काइसिडो ने भी काफ़ी अच्छा गेम खेला, और सेम गोस फॉर मुद्रिक। आई थिंक मुद्रिक भी अगेन रॉ है, लेकिन मुद्रिक से आपको वो इंटेंट दिख जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर निकोलस जैक्सन की। निकोलस जैक्सन के रिगार्डिंग जब लास्ट टाइम हमने बात करी थी, मैंने एक पॉइंट बोला था कि निकोलस जैक्सन वो काम कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, एंड दैट्स इट, कि वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप डीप कर रहा है। देखो स्ट्राइकर है वो कनेक्टिविटी में नहीं है, कितना कुछ खास तो है नहीं वो कि वो ड्रॉप डीप कर सके और बेंजेमा की तरह वो कनेक्टिविटी दिखा सके। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसके रन को कोई पिक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले 2 चीज़ आए थे कि एक तो वो कितना भागेगा, मतलब 90 मिनट के मैच में कितना भागता रहे। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि वो ड्रॉप डीप आके किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि वही जोसेलू वाला हिसाब है उसका भी। चांसेस उसने भी लिए थे लेकिन वो मिस कर रहा था, गोल स्कोर करने से पहले भी और गोल करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर यह है कि क्योंकि अब उसको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि उसके रन को पिक करे, तो उसको ड्रॉप डीप नहीं बल्कि अपने आप को हमेशा से अवेलेबल और हमेशा से अपने रन को मैच करना ही पड़ेगा। दिस इज द वे टू गो। शुरुआत के 45 मिनट या फिर कुछ हद तक मैं कहूँगा गेम के उस हिस्से में चेल्सी उस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि कोल पाल्मर या फिर निकोलस जैक्सन कैसे रन करेंगे और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कैसे तोड़े इनको। खैर इसी तरीके से यहाँ पर लेस्टर ने भी लिवरपूल के अगेंस्ट गोल मारा था, उसके बाद तो वो पिट गए थे। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जितना ही जरूरी यहाँ पर न्यूकासल के लिए था सिटी को हराने के बाद, उतना ही जरूरी मेरे को लगता है कि ये चेल्सी के लिए था ब्राइटन को हराने के बाद, क्योंकि यहाँ से आपको एक किक स्टार्ट चाहिए कि आप प्रीमियर लीग का कैंपेन अपना कैसे यहाँ पर अब एक नए बुलिश रन पे स्टार्ट करोगे। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर न्यूकासल यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी की, मैनचेस्टर की BC टीम थी जो कि ऑब्वियसली A टीम के बराबर ही लगती है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी की हेवीली रोटेड टीम में आपको काफ़ी अच्छे लगे। जैसे ऑस्कर बॉब की अगर हम बात करें तो ही वॉज रियली गुड। इसी के साथ अगर आप एल्वारेस की बात करो या फिर आप बाकी प्लेयर्स के कैल्विन फिलिप्स वगैरह की बात करो तो सब बढ़िया लग रहे थे। अब देखो अगर इस गेम के डिफॉल्ट मोड की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी में भाई सबसे पहले तो यहाँ पर गोमेज को चढ़ा दिया उन्होंने राइट विंग पे। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम नेथन आके की बात करें तो वो इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेल रहा था, और जैक ग्रिलिश जो कि इंजरी से वापस आया था वो अपने डिफॉल्ट लेफ्ट विंग वाली पोजीशन में खेल रहा था। लेकिन ये भी कहना सच होगा कि मैनचेस्टर सिटी अपने फुल गियर में कभी आ ही नहीं। देखो मैं कहूँगा कि न्यूकासल यूनाइटेड ने मेजॉरिटी ऑफ द गेम या फिर शुरुआत के 45 मिनट या फिर पहला हाफ की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रगल कर रहे थे किसी अपने एक आइडेंटिटी को इम्पोज करने के लिए। लेकिन अगेन इट्स न्यूकासल यूनाइटेड जो कि हाई वॉलेटिलिटी गेम खेलती है, मतलब हाई टेम्परामेंट हमेशा, चाहे हम यहाँ पर उनके मिडफील्ड की बात करें और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि जो लिंटन की बात करें या फिर बाकी प्लेयर्स की बात करें, जैसे जो लिंटन हो गया, मर्फी हो गया, और ये सारे के सारे बहुत अच्छे प्रोग्रेसर है। मतलब ये मिडफील्ड से सेकंड फेज से थर्ड फेज ऑफ द गेम में बॉल काफ़ी अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर पहले गोल की बात करें जो कि इस गेम का इकलौता गोल था जो इसक का, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मर्फी ने जो पास किया था एंड देन यहाँ पर जिस तरीके से जो लिंटन आगे गया और फिर उसने बॉल को प्रोग्रेस करके बॉल को अंदर डाला, दैट्स द पॉइंट। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूकासल यूनाइटेड से अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि न्यूकासल यूनाइटेड अपना डिसिप्लिन नहीं खोया। वो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने डिसिप्लिन नहीं खोया। और एक और
जो चीज़ थी वो था यार, मैं उस विंगर का नाम भूल गया जो कि लेफ्ट विंग पे खेल रहा था, जो कि एक्चुअली में लेफ्ट विंग पे नहीं खेल रहा था, वो टक इनसाइड कर रहा था और सारे इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेल रहे थे। इट्स लाइक काफ़ी सिमिलर स्टोरी थी जैसे जाओ फिलिक्स खेलता है, आपने लेफ्ट विंगर डाल दिया लेकिन वो विंगर थोड़ी है, वो यहाँ पर इनसाइड फॉरवर्ड की तरह लेवेंडोव्स्की के साथ खेलेगा। इससे प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि यही चीज़ वो राइट विंग पे भी कर रहे हैं। लाइक बारसा अगर ये करे तो 2 सेंटर हो जाएगी, और ऐसे में हम कहते हैं ना कि लमीन यमाल को डालना पड़ेगा। तो न्यूकासल के साथ इस मैच में और पिछले कुछ टाइम में यही प्रॉब्लम हो रही है कि उसको यहाँ पर एंथनी गॉर्डन जैसे प्लेयर्स चाहिए जो कि एक्चुअली में विंगर हो और 1-on-1 टेक करे, क्योंकि अगर आप दोनों ही विंग के प्लेयर्स को सेंट्रली एग्जिस्ट करवा दोगे तो यहाँ पर आपके पास एक वाइड डेप्थ नहीं रहेगा। अब इवन तो आप कह सकते हो कि न्यूकासल को राइट पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर किरियन ट्रिपियर को या फिर लिवरामेंटो को वहां पर दे देते हैं, लेफ्ट में दिक्कत हो जाती है, लेफ्ट में फिर वो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है और वो एक बकर वाली चीज़ है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर लिवरपूल की। अब देखो लिवरपूल का मैच मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन लिवरपूल का मैंने वो हिस्सा ज़रूर देख लिया। और भाई इतना रैंडमली आया ना शोबोस्लाई का स्ट्राइक, और भाई कितना तगड़ा स्ट्राइक था। मतलब देखो स्क्रीमर वीमर होते हैं लेकिन ये स्क्रीमर अल्ट्रा प्रो मैक्स 15 था भाई, मतलब मज़ा ही आ गया इस मैच में। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लेस्टर सिटी ने जिस तरीके से गोल स्कोर किया, और ये चौथा आई थिंक 5वां कम बैक है, 4-5वां कम बैक है लिवरपूल का, जहाँ पर वो ऑलरेडी डाउन चले जाते हैं फिर वो कम बैक करते हैं, तो इसलिए इनके में डर भी खत्म हो गया। लेकिन लिवरपूल में ग्रेवनबर्ग का भी आज शायद से कुछ इंट्रोडक्टरी मिनट्स थे, और यहाँ पर एंडो भी आया था जिसने इवेंचुअली शोबोस्लाई को सेटअप किया था। दोनों के ही मेरे को गेम अच्छे लगे, दोनों ने ही अच्छा गेम खेला। अगेन कोडी गाकपो अपने शूटिंग बूट्स को निकाल रहा है, बाकी सारे की प्लेयर्स को यहाँ पर रेस्ट दिया गया। ओवरऑल मेरे को लिवरपूल का गेम भी अच्छा लगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि लिवरपूल अभी तक की टीम्स को यहाँ पर मीट नहीं कर रही है और इसीलिए यहाँ पर वो जीत रही है। कोई भी अच्छी टीम मिलेगी ऐसे टॉटनम मिलेगी ऐसा नहीं है भाई, लिवरपूल अच्छा खेल रही है और जो अच्छा खेलता है उसको क्रेडिट देना चाहिए। और लिवरपूल का सिस्टम है वो अगेन वही है, रोबस्ट है, स्टबन है, ब्रूटल है, बहुत फास्ट पेसी है। तो आप कह सकते हो कि उनका गेम हार्ट अटैक वाला ही होता है। जो टीम उनको टेक्निकली आउटक्लास कर सकती है वो उनको हर्ट भी कर सकती है और हरा भी सकती है, यही लिवरपूल की टीम का सबसे बड़ा फ्लॉ होता है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।